हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अवधूत नगरी के द हिंदू के डेली क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज डेट है 20 जनवरी 2021 और आज द हिंदू के पेज नंबर फर्स्ट पर जो पहला आर्टिकल है हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब यानी कि इंटेंड्स टू स्टे फार्म लॉज, ये टॉपिक वहां पर टाइटल दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इरादा किया है कि फार्म लॉ को रखने। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है। आर्टिकल में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा कि it intended to stay the implementations of controversial agriculture laws। मतलब कि जो आपके एग्रीकल्चर लॉज है, जो कृषि के जो कानून है, ठीक है, उसमें सुधार करके उसे रखने की बात की जा रही है। while proposing to form an independent committee, और ये बताया गया है कि इसको हल करने के लिए भारत के, ठीक है, एक भारत के लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी की बनाने की या उसको बनाने का या प्रस्ताव किया जा रहा है या बनाने की मांग की जा रही है, जो किसकी अध्यक्षता में, बाय ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, अब आप यहां पर कह सकते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को यह कहा कि जो भी किसानों और केंद्र के बीच में जो मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको हल करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, एक समिति बनाई जाए। और उस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, उस समिति की अध्यक्षता जो होगी वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगी। जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे उसकी अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो ये मामला है उसे सुलझाया जा सके। ठीक है, और देखिए इसमें 3 जजों की एक बेंच है, ठीक है, जिसमें जो किसके नेतृत्व में चल रही थी, किसकी लीडिंग में चल रही थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे। जो भारत के चीफ जस्टिस है शरद ए बोबडे, उनके नेतृत्व में एक 3 जज बेंचेस का आयोजन किया गया, ठीक है, और उसमें बताया गया कि अंडरलाइट्स इट्स डिसअपॉइंटमेंट एट द सेंटर, एक मिनट गाइस, एट द सेंटर्स हैंडलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट। मतलब इसमें यह बताया गया कि भाई इसमें जो उनकी असफलता मिली है, तो उस असफलता के प्रति उन्होंने निराशा जताई है कि सेंटर को जो हैंडल करने का जो तरीका है, जिसमें मतलब जिसमें वो विफल रही है, उस चीज को यहां पर उन्होंने दिखाया है, दर्शाने की कोशिश की है। जिसमें क्या क्या शामिल है? उनके झूठे दावे, ठीक है, और राज्य में जैसे विद्रोह बढ़ गए, या फिर सुसाइड के मामले आ गए प्रोटेस्टर्स के, या फिर जो एज्ड फार्मर है या वुमेन है या फिर बच्चे हैं, इतनी ठंड में पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान विद्रोह कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है? सरकार की विफलताओं का एक परिणाम है। तो इसी डिसअपॉइंटमेंट को उन्होंने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, यहां पर ये बताया जा रहा है। और ये किसके अध्यक्षता में? 3 जजों की एक बेंच, ठीक है, 3 जजों वाली बेंच में जिसका नेतृत्व जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे जी कर रहे थे, ठीक है, याद रखिए ये चीज। तो इसके लिए ही यहां पर और भी बातें बताया गया कि द सेंटर फिल्ड एन अर्जेंट एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट, कि जो केंद्र है उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा जारी कर दिया, मतलब इन्हें कि सबमिट किया है, जमा किया है सोमवार को, और कहा है दैट प्रोटेस्टिंग फार्मर्स वर पैडलिंग एंड एरोनियस नोटेशंस, कि जो प्रोटेस्टिंग फार्मर है मतलब वो गलत धारणा उनकी है, एक वो गलत चीजों को दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है उन्होंने बिना उनसे बातचीत किए, बिना किसी प्रकार का डिस्कस किए इस बिल को या इस प्रकार के चीजों को पारित कर दिया है। ये यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया है। तो उम्मीद है कि ये आर्टिकल मैं आपको शायद मतलब अच्छे से समझा पाया। आइए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों इसी पेज पर एक ये है कि 1364 करोड़ का, मतलब इतने अमाउंट का जो अनुदान है, ये गलत बेनिफिशियरी, पीएम किसान के थ्रू आपको पता है काफी लोगों को पैसे मिले थे, मंथली मिले थे, ठीक है, तो वो जो 2-2 हजार रुपए मिले, ये मतलब ये बताया जा रहा है कि ये गलत मिल चुका है, गलत बेनिफिशियरी है, कुछ रॉन्ग बेनिफिशियरी है, ठीक है, उन्हें ये मिल चुका है। क्यों? पीएम किसान पेमेंट वर्थ, जिसके मतलब नहीं कि 1364 रुपए, सॉरी करोड़ रुपए, ये दोस्तों करोड़ में है, 1364 करोड़ पीएम किसान के थ्रू बटे हैं, उनका आवंटन किया है। तो बताया गया है इसमें लगभग 20 लाख से ऐसे मतलब अयोग्य बेनिफिशियरी है, ठीक है, जिन्होंने मतलब इस जो आपका पीएम किसान वाली जो बात है या पीएम किसान के तहत जो राशि मिली है उसे वो उन्हें उन्होंने प्राप्त किया है। तो मतलब मिला जुला के ये बात कही जा रही है, यहाँ पर पीएम किसान के थ्रू जो किसानों को लाभ मिलना था, यहाँ पर 20 लाख ऐसे इनलीगल बेनिफिशियरी है जिन्होंने इसका लाभ उठाया है, ठीक है, और ऐसे इनकम टैक्स फार्मर भी है जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, जो किसान है,
ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट किसने पेश की है? ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट पेश किया है और एक आरटीआई की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, और बताया है उसमें। और देखिए कौन है एक्टिविस्ट, वेंकटेश नायक। जो एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक है, उन्होंने आरटीआई के जवाब में जब कृषि मंत्रालय को जानकारी दी कि भाई 1364 करोड़ का जो मतलब यानी कि यहाँ पर आवंटन किया गया था पीएम किसान तहत योजना के तहत, तो उसमें से 20 लाख जो है बेनिफिशियरी वो अयोग्य है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 11 करोड़ बेनिफिशियरी ही इसके लिए पंजीकृत है, जिसमें से 20 लाख जो है वो बिना पंजीकरण के हैं। तो ये जो राशि मिली है वो गलत तरीके से, ये अयोग्य है। तो अब इसमें और क्या बताया गया है? इसमें यह भी बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा अगर इस कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें पंजाब है आगे। पंजाब जो है टॉप लिस्ट में है, जिसमें लगभग 23% जो है गलत तरीके से मतलब यानी कि उसने राशि प्राप्त की है। तो अब देखिए गलत तरीके से जो धन प्राप्त किया उसमें कौन आ गया? पंजाब। मतलब पंजाब के जो बेनिफिशियरी है वो लगभग 23%, जितना 100% अगर मानते हैं हम उसे, जैसे जो 20 लाख से अधिक जो अयोग्य लाभार्थी है उसके, तो उस 20 लाख में से अगर 23% की बात करूं तो वो केवल पंजाब के हैं। और भी राज्य है, ठीक है, लेकिन पंजाब जो है वो सबसे ऊपर, उसमें केवल अकेले 23% ऐसे रॉन्ग बेनिफिशियरी है। महाराष्ट्र और असम में भी इसमें काफी संख्या में देखा गया है, और ये सारी रिपोर्ट द हिंदू के अकॉर्डिंग भी बताया गया। और कई राज्य कृषि विभाग जो है, अब देखिए कई राज्य क्या कर रहे हैं, जो कृषि विभाग है, राज्य कृषि विभाग, उनको जो गलत तरीके से जिन्होंने पैसे वसूली की है, मतलब नहीं कि जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है गलत तरीके से, जो रॉन्ग बेनिफिशियरी, उनसे उन पैसों के कलेक्शन करने का काम सौंप दिया है, वसूली करने का काम सौंप दिया गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा, सेंटर ऑर्डर्स 11 mn डोजेज ऑफ कोविशील्ड। मतलब कि केंद्र का ऑर्डर है 11 मिलियन कोविशील्ड के कोरोना के डोजेज के लिए। तो इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं डिटेल से। इसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अनाउंस किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पे नहीं करेगी वैक्सीन के रिगार्डिंग। जो उनको प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो उन्हें पे नहीं, मतलब 3 करोड़ जो हेल्थ केयर या जो फ्रंटलाइन वर्कर है उन्हें वैक्सीनेशन के लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका जो खर्च होगा वो कौन वहन करेगा? सेंटर, केंद्र वहन करेगा। मतलब जो भी वैक्सीनेशन का खर्चा आएगा उसे केंद्र वहन करेगा, यहां पर ये बताया गया है। और ये बताया, इसमें ये भी बताया गया है कि जो अनाउंसमेंट है, आपके अनाउंसमेंट केम एज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेस्ड ए परचेज ऑर्डर विद द पुणे बेस्ड। और कहां के लिए? जो पुणे की बेस्ड जो आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने आपके सीरम बनाया है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, मतलब जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसने आपके ये डोज बनाया है, ठीक है, कोविड-19 के जो, तो उसके 11 मिलियन डोज के लिए ये है, ये 11 मिलियन डोज के लिए ये बात की गई है। ठीक है। और ये भी बताया इसमें जो वैसे एक डोज की अगर बात करें तो 210 रुपए एक डोज की कीमत है जीएसटी के साथ में। ठीक है। तो यहां पर पूरे इस पैसेज में हमने क्या देखा? इस पैसेज में ये देखा कि जो भाई हमारे पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो उसके साथ जो कोविड-19 के जो वैक्सीन उन्होंने बनाए उसके लिए 11 मिलियन की जो खुराक है उससे खरीदी गई है। 11 मिलियन की खुराक कितने के हिसाब से? 210 पर डोज के हिसाब से, 210 रुपए पर डोज के हिसाब से। और ये भी बताया कि इनका जो डिस्पैच का काम है वो सोमवार को लगभग लेट नाइट शुरू हो जाएगा। मतलब मैंने कल शुरू हो गया है, आज मंगलवार है। ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। अगला जो आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर है, 2 पर कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 3 पर जो आर्टिकल दिया हुआ है इसमें बताया गया है कि दिल्ली में ब्लू, जो आपका पता है बर्ड फ्लू की एक बीमारी चल रही है। पहले इसके बारे में बताया जा चुका है, करंट अफेयर की क्लास में भी मैं बता चुका हूं। डेली करंट अफेयर की जो हमारी क्लासेस चलती है हिंदू एनालिसिस के अतिरिक्त, उसमें मैं साफ साफ बता चुका हूं कि बर्ड फ्लू क्या है। तो आपको अगर नहीं पता तब बर्ड फ्लू के बारे में देखना है कि बर्ड फ्लू क्या है, इस बीमारी के लक्षण क्या है और किन माध्यमों से ये फैलता है और इसे रोकने के उपाय क्या है। तो यहां पर बताया गया है कि दिल्ली ने रिपोर्ट किया है, दिल्ली में एक रिपोर्ट मतलब यानी कि आई है, वो रिपोर्ट क्या है किस चीज की? कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई कि दिल्ली में भी मतलब बर्ड फ्लू के केस मिले हैं। ठीक है। जो आउटसाइड से चिकन विकन आ रहे हैं तो उसको बैन कर दिया है। फिर दिल्ली ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। तो जैसे ही बर्ड फ्लू का केस कंफर्म हुआ राजधानी में सोमवार को, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया? जो भी पैकेज या जो भी चिकन खरीदने वाले हैं बाहर से उसको बैन कर दिया। ठीक है। सैटरडे को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? जो लाइव बर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको इंपोर्टिंग, उनकी इंपोर्टिंग पे और
उनकी जो पोल्ट्री मार्केट थी गाजीपुर की, उन सबको बंद करवा दिया। ठीक है, सबको बंद करवा दिया ताकि ये बीमारी ना फैले। तो ये उसके बारे में, तो यहां से आपको लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बर्ड फ्लू क्या है, किस टाइप की बीमारी है, किससे फैलती है, रोकने के उपाय और लक्षण। पेज नंबर 4 पर है हमारी एक वैली के बारे में, डजूकोव वैली वाइल्ड फेयर, यहाँ वाइल्ड फायर सॉरी। इस घाटी में आग के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पर मोहम्मद अली शिहाद, ठीक है, सिहाद, ए डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोहिमा, जो कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि कोई वहां पर आग या आग का धुआं अप्रतीत नहीं हो रहा है घाटी में। ठीक है, जो आपके डजूकोव वैली है वो लगभग 2452 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और किसके लिए जाना जाता है, वहां के आकर्षक फूलों के लिए वो जाना जाता है। याद रखिए घाटी किस लिए जानी जाती है, अपने आकर्षक विदेशी जो एक्सोटिक फूल, मतलब विदेशी, हमारे देश की प्रजाति नहीं है, विदेशी फूलों की प्रजाति के लिए जाना जाता है, और बहुत ही एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। ठीक है, देखिए, तो नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है विल सून असेस द डैमेज कोज टू द फॉरेस्ट, मतलब यानी कि जो जल्द ही वहां पर उस फॉरेस्ट में जो भी, मतलब यानी कि आपदा के तहत जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी। ये देखेगी कि वहां पर वनस्पति का या पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ है। तो याद रखिए यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है डजूकोव वैली कहाँ है, कहाँ स्थित है, और ये किस लिए फेमस है। अगला जो आर्टिकल है हमारा पेज नंबर 5 पर है, यहां पर आपके लिए इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है आरबीआई क्या है। छोटे छोटे गाइस आर्टिकल है, ये खुद आप लोगों को करना है, नहीं पता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको चीजें मिल जाएगी। देखिए, आरबीआई, आरबीआई क्या है और इसका कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, और इसका मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसके गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको यहां से करनी है। ठीक है, इस आर्टिकल में तो वैसे ये बताया गया है कि भाई जो आरबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी आरबीआई मेजर्स लीड टू राइज इन द सेल ऑफ होम्स, मतलब होम्स की जो सेल्स हुई है उसमें बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। 2020 के अंदर लगभग 18,331 यूनिट जो बेचे जा चुके थे। तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, एक तरह से न्यूज है, ठीक है, करंट की न्यूज तो वैसे सारी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस अकॉर्डिंग उतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है आरबीआई। ठीक है, पेज नंबर 8 पर भी एक ऐसे ही एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसके अंदर एक आपके वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है सीबीआई। कि सीबीआई क्या है, इसका गठन कैसे होता है, ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसका मेन हेडक्वार्टर कहां है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। आइए फिर हम अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 14 पर गाइस बढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आर्टिकल या एडिटोरियल, सॉरी एडिटोरियल जो होगा, हम जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा बिल्कुल लास्ट में करेंगे। पेज नंबर 14 पर एक आर्टिकल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, याद रखे आरबीआई के गवर्नर कौन है हमारे, शक्तिकांत दास। तो उन्होंने फ्लैग्ड हैज फ्लैग्ड मतलब हरी झंडी दिखा दी है, या फ्लैग्ड तो वैसे झंडी होता है, ग्रीन फ्लैग्ड नहीं है। तो यहां पर फ्लैग्ड मतलब झंडी दिखा दी है, किस चीज की, कि भाई जो डिसकनेक्शन बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है एक एक्सुबेरेंट इक्विटी के अंदर, जो इक्विटी मार्केट है और जो आर्थिक इकोनॉमिक उनकी गतिविधि है, इन दोनों के बीच में डिसकनेक्शन बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है। तो उसके लिए उन्होंने झंडी दिखा दी है और चेतावनी भी दी है कि द स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट थ्रेटन ओवर ऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब ये जो वैल्यूएशंस हो रहा है, स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस है, जो इनके मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं, स्ट्रेच मतलब फैला हुआ, तो यहां पर जो इनकी वैल्यू बढ़ाई जा रही है, फैल रही है मतलब बढ़ रही है, उसके द्वारा क्या होगा, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, उसे भी खतरा, उसे भी थ्रेट है, यहां पर ये कहने की कोशिश की गई है। और जो डिसकनेक्शंस है बिटवीन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द रियल इकोनॉमी हैज बीन एसेंट्यूइंग इन रिसेंट टाइम्स बोथ ग्लोबली एंड इंडिया। मिस्टर दास रोड, देखिए बताया कि ये जो डिसकनेक्शंस है ये किस किस के बीच में, फाइनेंशियल मार्केट प्लस रियल इकोनॉमी के बीच में है। और ये बताया है, इसके बारे में जो उन्होंने लिखा है, मिस्टर दास ने जो लिखा है, वो आरबीआई का बाई एनुअल जो रिपोर्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एफएसआर, उस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की है और इसके मंडे को रिलीज किया गया है। अगला जो हमारा आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों यहां पर खत्म हो गए, एडिटोरियल शुरू हो जाता है, और आज का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो इज सेफ्टी नेट, एक सुरक्षित जाल। यहां पर
सबको पता है पैंडेमिक चल रहा था, बहुत ही भयंकर, सभी डरे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो उसी के रिगार्डिंग आप सभी को पता है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो एजुकेशन पे पड़ा है, शिक्षा पे पड़ा है, स्कूलों पे पड़ा है, टीचर्स पे पड़ा है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे पड़े हैं। तो उसी से संबंधित यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल में क्या बताया गया है कि पैंडेमिक ने है क्या कर दिया है, अपेंडेड कर दिया है स्कूलों को, मतलब एक तरह से स्कूली शिक्षा को खत्म कर दिया है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे हम कैसे उभर के आए। ये जो तगड़ा झटका लगा, हार्डेस्ट हिट लगा है ना, उससे हम कैसे उभर के आए, इससे हमें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस चीज से निजात दिलाया जा सकता है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उसने एक निर्देश जारी किया है राज्यों को कि भाई वो टू लॉन्च ए मिशन टू अवॉइड लार्ज स्केल ड्रॉप आउट, मतलब जो स्कूलों में बच्चे हर साल क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं, ठीक है, आने वाले साल में या एक क्लास छोड़ के अगली क्लास में या छोड़ देते हैं। तो इस ड्रॉप आउट को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके लिए एक निर्देश जारी किया है और एक मिशन को लॉन्च करने की बात कही गई है, ठीक है। शुड एंड द एनेक्सिटी ऑफ मिलियंस, सॉरी, पार्शली बाय रिलैक्सिंग द डिटेंशन पॉलिसी। कैसे, जो डिटेंशन पॉलिसी है, होता क्या डिटेंशन पॉलिसी, मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक है, फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, और वो बच्चा फिफ्थ क्लास में पढ़ते पढ़ते फेल हो गया, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं है और टीचर स्कूल्स ने उसे फेल कर दिया। तो वहां पर ये जो फेल है या जो इसी को डिटेंशन पॉलिसी कही जा रहा है, तो इसमें कुछ राहत देके उसे फेल मत करो भाई, अगली क्लास में कर दो, कुछ राहत दे दो। तो इस डिटेंशन पॉलिसी में राहत देकर इस चीज को, ड्रॉप आउट जो स्कूलों में हो रहे से खत्म करने की बात कही गई है, ठीक है। शुड एंड द एनेक्सिटी ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट देयर एकेडमिक प्रोस्पेक्ट्स। ये बताया गया है कि जो, मतलब नहीं कि इस चीज में शुड एंड द एनेक्सिटी ऑफ मिलियंस, अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो उत्तेजना होती है ना बच्चों में पढ़ने की, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर जो एनेक्सिटी है, उत्तेजना है, वो खत्म हो जाएगी। तो इस चीज में ढील देकर जो उनकी शिक्षा से संबंधित जो चिंता है, एकेडमिक प्रोस्पेक्ट से संबंधित जो भी उनके, मतलब एनेक्सिटी देखो चिंता होती है, तो जो उनकी चिंता है ना वो खत्म हो जाएगी, शिक्षा से संबंधित चिंता वो यहां पर खत्म हो जाएगी। अगला है, इसमें बताया गया है कि मैनेजिंग स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड-19, मतलब स्कूलों को मैनेज करना कोविड-19 के दौरान में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यूनेस्को ने 2020 के एंड में, ठीक है, एक अनुमान लगाया, एस्टिमेशन लगाया कि अबाउट 320 मिलियन स्टूडेंट्स के 320 मिलियन विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कूलों से लगभग लॉकड आउट हो चुके हैं, मतलब स्कूली शिक्षा से दूर जा चुके हैं, ठीक है। और बताया है ये ऐसे जो सबसे ज्यादा केसेज है वो साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है, इन हिस्सों में ज्यादातर देखे गए हैं, और इसी के साथ में कुछ जो सब सहारन अफ्रीका वाला एरिया है वहां भी ये केसेस ज्यादा देखे गए हैं। तो इसके लिए 2021 असेसिंग द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को एक्सेस करने के लिए इसका मेन है कि इज की टू प्लानिंग फॉर 2021 की 2021 के लिए प्लानिंग कर ली जाए, ठीक है, एक प्लान, एक योजना बनाने की बात कही जा रही है, वो योजना बनाना एक जरूरी है। तो जो इंडियन स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम्स रिमेन टॉप डाउन इन मेकिंग पॉलिसी, और सभी को पता है कि इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम है जो पॉलिसी बनाने में हरदम वो पीछे रहा है, ठीक है, जिससे होता है कि एजुकेशनल जो रिफॉर्म होने होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। परंतु but the vast administrative resources can be used to quickly access the pandemic impact on the students, teachers and the schools. लेकिन यहां पर यह भी बताया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज है उनका प्रयोग करके जो भी पैंडेमिक का इंपैक्ट हुआ है, इस महामारी का इंपैक्ट हुआ है, प्रभाव पड़ा है विद्यार्थी, टीचर से स्कूलों पे, उसका आकलन कर सकते हैं, ठीक है, उसका आकलन कर सकते हैं। और द पैंडेमिक ईयर हैज दस फार विटनेस एप्रीहेंसिव गवर्नमेंट्स कीपिंग द मेजॉरिटी ऑफ स्कूल इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन। और देखो इस समय हुआ क्या था, पैंडेमिक के साल के दौरान में सबको पता है सरकार भी काफी चिंताजनक थी, उसने स्कूलों में एजुकेशंस को, मतलब स्कूलों को मेजॉरिटी देते हुए एजुकेशंस को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया, सभी पता है। और अगर खोला गया, कोई कैंपस खोलने की बात कही जा रही तो उसे बहुत ही केयरफुली खोलने की बात की गई,
ठीक है। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एक डोर टू डोर एक कंपेरिजन चलवाया जाए, एक सर्वे चलवाया जाए, और जिन बच्चों को, उन बच्चों की पहचान की जाए, ठीक है, जो इसके कारण इस महामारी से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं या जिनके ऊपर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है, और जो क्लास में वापस आने के, लौटने के कगार पर नहीं है जब स्कूल ओपन होते हैं, तो ऐसों की पहचान करनी चाहिए, ऐसे के लिए एक सर्वे करवाना चाहिए, ठीक है, ये बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें और क्या बताया गया है। क्लियरली द प्रायोरिटी शुड बी ड्रॉ अप ए डेटाबेस, और यहां पर सबसे पहले प्राथमिकता इस यहां पे किसे देनी चाहिए, इस बिहार पे एक डाटाबेस तैयार करने को एक प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि मतलब उन बच्चों को एक डेटाबेस, एक आंकड़ा तैयार हो सके जो बच्चों पे इन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़े। अब एक बात बताइए, कोई भी बच्चा है जिसकी फैमिली पे इस कोरोना महामारी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, उसके लिए जीवन यापन करना मुश्किल है, तो वो बच्चा स्कूल कैसे आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि एक डाटाबेस बनाओ भाई, बच्चों की लिस्ट तैयार करो, और जो जो बच्चे हैं उनके घर जाके उन्हें समझाओ, ठीक है, या उनके लिए जो भी इंसेंटिव प्लान होते हैं वो उन्हें प्रोवाइड कराओ, ताकि वो स्कूल में वापस लौट सके। किसके तहत, अब देखिए बात कर रहे हैं इसमें पूरी, एजुकेट टू प्लान इंसेंटिव दैट विल प्रिवेंट ड्रॉप आउट। देखिए इंसेंटिव प्लान अगर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है तो वो उनके ड्रॉप आउट को रोकेगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉप आउट होता किस लिए है, किस रीजन से होता है, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। पहले जो यहां पर दिया है उसे पढ़ लेते हैं। एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी कवर्ड बाय, देखिए एजुकेशन लगातार जो होता है कैसे कंटिन्यूज किया जाता है, टैक्स होता है, टैक्स के ऊपर एक सेस अतिरिक्त कर लगाया जाता है, उसी के द्वारा इसे कवर किया जाता है। तो जो फंड मिलते हैं उस फंड का 2021 में इसी लक्ष्य के लिए यूज किया जाना चाहिए। किसके थ्रू, सेंटर की जो समग्र शिक्षा स्कीम है या जो कोविड 19 रिलीफ प्लान है उसके तहत इसका प्रयोग किया जा सकता है इंसेंटिव प्लान के लिए, ताकि एजुकेशन को कंटिन्यू किया जा सके, उन बच्चों के ड्रॉप आउट जो है उसे रोका जा सके। ठीक है। अब देखिए यहां पर चीजें आ चुकी है कि जो एग्जामिनेशन है बच्चों में क्या भूमिका निभाते हैं, आपको सभी को पता है, मतलब एक अटल, इरोवेकेबल, मतलब अटल, मतलब हिल ना सके, ऐसा रोल प्ले करते हैं एग्जामिनेशन बच्चों के भाग्य के निर्धारण में, ठीक है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से या अलग अलग तैयारी करके आते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह बताया गया है कि जो अगर, तो हुआ क्या, आरटीई एक्ट के तहत इन जो डोमिनेशन, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था डिटेंशन पॉलिसी, उस डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया। तो जैसे ही हटाया गया तो इसके ऊपर मुद्दा भी शुरू हो गया, ठीक है, कि भाई ऐसे कैसे, ये इलीगल है, ठीक है, या फिर अन्यायिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बताया गया है अगर मान लो इस टाइप से, पर्टिकुलर मेंशन शुड बी मेड ऑफ सिचुएशंस फॉर गर्ल्स, याद रखें हमें उन एफर्ट्स को भी याद करना चाहिए, जैसे लड़कियां पहले नहीं पढ़ पाती थी और आज लड़कियां देखिए हर क्षेत्र में आगे है, उनका एनरोलमेंट कितना ज्यादा हो चुका है, ठीक है, हर साल एनरोलमेंट बढ़ता जा रही है, सब किसके कारण हुआ है, हमारी कोशिशों के कारण हुआ है, ठीक है, कोशिशों के कारण हुआ है। तो बताया गया वे बच्चे जो मतलब जिनका स्कूलों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, कठिन था उनके लिए स्कूल पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, वो आज उनका एनरोलमेंट गांव में बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, शहरों में भी ज्यादा हो रही है, ये किसके कारण, हमारी मेहनत की बदौलत, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बात कही जा रही है, तो हमें यहां पर एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए ताकि इस ड्रॉप आउट को बंद कर सके, और एक इंसेंटिव प्लान देना चाहिए उन्हें। अब देखिए ये आता कहां कहां से, ये ड्रॉप आउट बच्चे क्यों करते हैं, ठीक है, किस रीजन से हो जाता है ड्रॉप आउट, ठीक है। तो यहां पर बताया गया, सबको पता है पिछले साल फरवरी में लगभग कोरोना नहीं आया था हमारे देश में, मतलब पूरी तरह नहीं फैला था, स्टार्टिंग ही हुई थी। तो उस समय रमेश पोखरियाल जी जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, याद रखिए जो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल, तो उन्होंने कहा कि बहुत से बच्चे हैं जिसके कारण बच्चे जो है ड्रॉप आउट करते हैं, उनमें से जैसे गरीबी का बताया था, आर्थिक उनकी तंगी बताई थी, या स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी हो गई, इशू हो गई, ये सारे रीजन बताए थे कि भाई ये सारे क्या करते हैं, इन्हीं कारण से बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। और इसी टाइम में कोविड 19 चल गया, ठीक है, तो इसमें एक आ गया डिजिटल, डिजिटल डिवाइड, मतलब यानी कि ये डिजिटल का जमाना आ गया ना, तो इसने क्या हुआ, इसने और दूरी पैदा कर दी एजुकेशन में गरीबों को लेकर, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जिनके पास डिजिटलाइजेशन के लिए साधन नहीं थे, ठीक है, तो वो इनसे दूर होते चले गए।
और ये भी बताया गया कि वैक्सीनेशन कैन नॉट कवर द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन क्विकली। अब एक बात बताइए, वैक्सीनेशन जो इतने बल्क पॉपुलेशन को एकदम से कवर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें मतलब मिला जुला के अगर मैं आपको बात कहूँ इस पूरे आर्टिकल में क्या बताया गया है, या पूरा ऊपर से नीचे तक इसमें यही बताया गया है कि ऐसे बच्चों की पहचान करो भाई जिन पे इस पैंडेमिक का, इस कोरोना का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जो स्कूल आने में असमर्थ है, जब स्कूल खुलने जा रहे हैं ऐसा लगता है तो उनका एक डाटाबेस तैयार करो, उन बच्चों की रिपोर्ट तैयार करो और एक इंसेंटिव प्लान प्रोवाइड करो और एक ऐसा जाल बनाए, सेफ्टी नेट उनके लिए, ताकि वो उस जाल से बाहर ना निकल पाए और अपना ड्रॉप आउट ईयर ना कर सके, मतलब ईयर को ड्रॉप आउट ना कर सके और अपने एजुकेशन को वो कंटिन्यू कर सके। तो ये था आपका सेफ्टी नेट, और इसी के साथ आज का हमारा आर्टिकल एडिटोरियल सभी खत्म होते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए दिए हुए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।